हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी CHO की जो क्लासेस में। CHO की जो क्लासेस चल रही है हमारी कंटिन्यूअस चल रही है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं करी हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अब तक मैं 9 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करा चुकी हूँ आपके लिए। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और क्वेश्चंस को अच्छे लगें तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें उनको, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो अब तक मैंने आपको 9 जो टॉपिक्स हैं आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपने इस वीडियो पे मैं करवा चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जा करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर्स। ठीक है, न्यूट्रिशनल अब तक हमने जो पढ़े थे, न्यूट्रिशन का हमारा टॉपिक चल रहा है। और इससे पहले वो था कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड था, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वो हमने देखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम इसके टॉपिक कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर के। न्यूट्रिशनल की अगर किसी की कमी हो जाती है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, और हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, What are the cause of PEM? ठीक है, PEM के फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको कि PEM की फुल फॉर्म क्या होती है। What are the cause of PEM? प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट। तो इसका क्या कॉज हो सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पुवर्टी हो सकती है, या लार्ज साइज फैमिली हो सकती है, डी है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, या डी ऑप्शन है A एंड C बोथ हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों ही क्या हो सकते हैं इसमें हो सकते हैं। सॉरी, मैं आप हाईलाइट ले लेती हूँ एक बार। तो पुवर्टी भी हो सकती है और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी का फैमिली का साइज अगर बड़ा है तो वो क्या हो सकता है, प्रोटीन एनर्जी। खूब अच्छे घरों के लोग होते हैं जिनकी फैमिली साइज बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, खूब अच्छी होती है, तो उनमें PM देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो गरीबी है उसकी वजह से क्या हो सकता है, PEM हो सकता है। या किसी बच्चे में इन्फेक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज राइट आंसर। सारे ही इसमें हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी A और C, पुवर्टी और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, इसमें PEM हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। इसमें जो एक मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर PEM क्या होती है पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, अगर PEM से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो। इसके बाद हम समझ लेते हैं पूरी अच्छी तरह से PEM क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन है किस तरह से इसको हम करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे स्लाइड्स में या फिर नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, और उन क्वेश्चंस को आप एकदम से देखकर ही बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने लिया यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ PEM। कैसे होता है, PEM में भी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू, ये ध्यान रखना किसकी तरह से, सीवियरिटी, क्लिनिकल फीचर एंड एनर्जी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन एनर्जी मालनरिश को क्लासिफाई किया जाता है। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल फीचर्स, उसके क्लिनिकल फीचर्स को देख करके, और एनर्जी और प्रोटीन में से किसकी इसकी कमी है उसको उस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन किया जाता है। नाउ सीवियरिटी क्लासिफाई आर बेस्ड ऑन बॉडी मेजरमेंट। जो बॉडी का जो मेजरमेंट होता है उससे इसको सीवियरिटी को क्लासिफाई किया जाता है। वेट और हाइट, मतलब अगर उसका वेट क्या है, कम है अकॉर्डिंग टू हाइट, या फिर उसका जो हाइट है वो अकॉर्डिंग टू एज क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो इस तरह से क्या करते हैं उसको मेजरमेंट करके और उसकी सीवियरिटी का पता लगाया जाता है प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट का। नेक्स्ट में वेट और
और मोर देन 80% और एक्सपेक्टेड ऑफ एज इज टेकन एज नॉर्मल। अगर किसी पर्सन का, सॉरी पर्सन नहीं कहेंगे हम, इस यहाँ पर बच्चा चिल्ड्रन है, क्योंकि इसमें जो PEM लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, 6 ईयर या 5 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनको ही हम इसमें कंसिडर करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट के अंतर्गत। तो इसमें क्या कहेंगे हम, वेट ऑफ मोर देन, अगर उसका वेट क्या है 80% ऑफ एक्सपेक्टेड एज के अकॉर्डिंग, अगर उसका क्या है 80% वेट ज्यादा है तो वो किस कंडीशन में आएगा, नॉर्मल कंडीशन में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लें 80%, इसको ध्यान में रखना, 80% तक है उसका वेट तो वो क्या आएगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है। वो उसमें किसी तरह के कोई भी सीवियरिटी या कोई भी माल नरिशमेंट के साइन सिम्टम नहीं होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रेड माल नरिशमेंट में, जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें क्या आएगा, जो 71 से 80% अगर उसका बॉडी वेट है एज के अकॉर्डिंग तो वो किस में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है। 80% है या 80 से ज्यादा है तो वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन 71 से और 80 के बीच में आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में आ जाएगा। इसके बाद 61 से 70% अगर उसका बॉडी वेट है, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, सेकंड ग्रेड माल नरिशमेंट में आ जाएगा। थर्ड ग्रेड माल नरिशमेंट में क्या आएगा, 51 से 60% में आ जाएगा। और फोर्थ में क्या आ जाएगा, अगर उसका बॉडी वेट 50% से क्या है, कम है तो अकॉर्डिंग किसके वेट ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर दैट एज, जिस एज के अकॉर्डिंग उसका होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे उसकी एज क्या है, उसकी 5 ईयर की एज है और उसके अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है, 80% से कम आ रहा है। ठीक है, 80% में भी कम किस किस से आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे ग्रेड्स चेक कर लेंगे। उसका 71 से 80% के बीच में आ रहा है, या 61 से 70% के बीच में आ रहा है, या 51 से 60% के बीच में आ रहा है, या फिर 50% से भी उसका वेट क्या है, कम है एज के अकॉर्डिंग। जो WHO ने नॉर्म्स तैयार करे होंगे उनसे उसका वेट क्या है 80 से 50% से भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, फोर्थ कैटेगरी के अंदर आ जाता है PEM की। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा इसका अच्छी तरह से कि किस तरह से इसको ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। फोर्थ ग्रेड में डिवाइड किया, आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में कौन सा इसमें दे दिया जाता है, परसेंटेज आएगा, सेकंड ग्रेड में कौन सा परसेंटेज है, थर्ड ग्रेड का जो माल नरिश है उसमें कौन सा परसेंटेज में आते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इसमें कुछ टर्म्स है, स्टंटिंग और एक होता है वास्टिंग। इसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल नरिश को डिफाइन किया गया है। स्टंटिंग किसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए चाइल्ड हैविंग हाइट लेस देन 90%, हाइट उसकी क्या है 90% कम है, 90% से क्या है, कम है फ्रॉम द मीडियन हाइट फॉर एज अकॉर्डिंग टू WHO। जो WHO की रेफरेंस है उससे अगर उसकी हाइट क्या है 90% कम है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टंटिंग बोलते हैं। इसके बाद है वास्टिंग क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए चाइल्ड हैविंग लेस देन 80% वेट। वास्टिंग मैंने अभी बताया था, हमने जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने लिया था, अगर उसका वेट क्या है अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, अगर 80% से उसका वेट कम है एज के अनुसार तो वो किस में आ जाता है, वास्टिंग में आता है। तो वास्टिंग जैसे उसका जैसे एक्जिला हो गया, ग्रोइन एरियाज हो, वहां पर मसल वास्टिंग देखने को मिल जाती है, वहां पर मसल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनमें क्या है, उसमें वेट कम हो रहा है और मसल की वजह से क्या होता है, वेट वगैरह होता है। ये अगर चीजें क्या होती है धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है, तो उसमें क्या देखने को मिलती है, मसल वास्टिंग या देखने को मिलती है। तो स्टंटिंग से हम लेते हैं हाइट से, और वास्टिंग से किससे डिफरेंस होता है, उसकी वेट से डिफरेंस होता है। तो ये ध्यान में रखना आप, स्टंटिंग, स्टंट मतलब हाइट से है और वेट किससे रिलेटेड है, इसका वास्टिंग से रिलेटेड है। तो दो टर्म्स है, इसमें अंडरलाइन कर लेना आप अपनी कॉपी में, इसको लिख लेना अच्छी तरह से ताकि आपको एग्जाम में इसको रिवाइज करने में आसानी रहे। नाउ अब हम समझते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं करें, हो सकता है जो आपने स्किप किया वही एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ इसके बारे में, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के बारे में बहुत शॉर्ट और स्वीट से आपको इसको मैं समझाऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं, जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है उसमें क्या किया जाता है, माल नरिशमेंट का आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चा माल नरिश है या नहीं है, उसके आर्म को मेजर करके। और आर्म को मेजर करने का जो तरीका होता है वो होता है एक टेप के थ्रू किया जाता है, जिस टेप का नाम होता है साकिर टेप। उसके बारे में बताऊंगी किस तरह की वो दिखती है। इसके बाद हम पहले ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
तो ये जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो लिया जाता है वो कितने साल तक के बच्चों को, 1 से 5 साल तक के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इससे मेजरमेंट किया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है उसका जो मेजरमेंट करते हैं उसका हाइट और वेट से, ठीक है, या फिर उसका जो फिजिकल जो मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है। ये भी क्या है, एक ब्रांच है मेजरमेंट की। दिस इज नोन एज एन एज डिपेंड एंथ्रोपोमेट्रिक क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन 1 to 5 ईयर ऑफ एज। 1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका क्या किया जाता है, इसमें मेजरमेंट किया जाता है। MAC for 1 to 5 year old age should be more than 13.5। जो इसका जो टेप है इसमें जो मेजरमेंट है उसमें जब मेजर करते हैं तो 1 से 5 साल तक के बच्चों का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 13 से 5 साल के तक 13 से 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो बच्चा माल नरिश नहीं है, नॉर्मल है। अगर उसका क्या आता है, दोज विद द मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ लेस देन 12.5, उनका 12.5 से कम है तो वो किस में कंसीडर किए जाएंगे, वो माल नरिश के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ये आपको जो फैक्चुअल डाटा है वो आपको याद रखने हैं कि 12.5 से कम है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस तो वो बच्चा क्या आएगा, माल नरिश के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा दोज बिलो 11.5, जो 11.5 से कम है उनको बोलेंगे सीवियर माल नरिश, वो सीवियर माल नरिशमेंट में आएंगे। एंड दोज हु आर 12.5 to 13.5 आर कंसीडर एट बॉर्डर लाइन, ठीक है, वो किस में कंसीडर किए जाएंगे, बॉर्डर लाइन। ये तीन जो डाटाज हैं वो आपको याद रखने अच्छी तरह से। 13.5 से ज्यादा है तो वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है। बट अगर 12.5 से कम है तो वो क्या आ जाएगा, माल नरिश में आ जाएगा। 12.5 से कम है तो माल नरिश में आ जाएगा। 12 और 11.5 से कम है तो वो क्या आएगा, सीवियर माल नरिश में आ जाएगा। इसके अलावा 12.5 से और 13.5 के बीच में है तो वो क्या है, बॉर्डर लाइन में आ जाएगा, ठीक है। कितना होना चाहिए, 13.5 से या ज्यादा होना चाहिए मिड आर्म सर्कमफ्रेंस बच्चे का, तो वो नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे ही वो क्या आता है, इससे नीचे आता है, 13.5 से कम आ जाता है और कहाँ तक आ जाता है, 12.5 तक रहता है तो वो बॉर्डर लाइन में आ गया। और 12.5 से क्या हो गया, वो कम हो गया तो किस में आ गया, माल नरिशमेंट में आ गया। और जैसे ही वो आ जाता है हमारा 11.5 के अंदर या इससे नीचे आ गया तो वो क्या आ गया, सीवियर माल नरिश हो जाएगा। और ये हम किससे मेजर करते हैं, सारा साकीर टेप से करते हैं। याद रखना टेप का नाम भी, वो क्या है, साकीर टेप है। और ये जो साकीर टेप होती है इसमें क्या होते हैं, 3 कलर्स होती है, एक रेड कलर होता है, येलो कलर होता है और ग्रीन कलर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखने, 3 कलर होते हैं। अब रेड कलर किसके लिए होता है, मैंने बताया आपको, रेड कलर मतलब वो किस में आ गया बच्चा, माल नरिशमेंट में आ गया। तो माल नरिशमेंट के लिए क्या मेजरमेंट था, 12.5 से बिलो था। इसके बाद जो येलो कलर है वो किस में आ जाता है, बॉर्डर लाइन के अंदर आएगा। बॉर्डर लाइन मतलब उसके किस किस के बीच में मेजरमेंट आ रहा है, 12.5 से 13.5 के बीच में उसका मेजरमेंट आ रहा है तो वो किस में आ जाता है, येलो में आ गया, ठीक है। येलो मतलब बॉर्डर लाइन, अलर्ट हो जाओ, बच्चा किस में जा सकता है, माल नरिशमेंट में जा सकता है। इसलिए उसके खाने पीने का क्या रखो, ध्यान रखो, पहले से ही बॉर्डर पर है वो। अगर बच्चा क्या आ रहा है, 13.5 से ज्यादा है तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, ठीक है, हेल्दी है, किसी भी तरह का उसमें माल नरिशमेंट नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस क्या है, इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, इसके जो मेजरमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, बॉर्डर लाइन के कौन से हैं, माल नरिशमेंट के क्या हैं, और जो नॉर्मल बच्चा है उसके मेजरमेंट क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए ये क्या है, पूरा बच्चे को अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैंने बता रखा है कि किस तरह से बच्चे का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर किया जाता है। ये बच्चे की क्या है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है, ये क्या है, साकीर टेप है। इससे क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे तो इसका जो मेजरमेंट आता है वो किस किस तरह से आता है, वो इस तरह से आता है। ग्रीन कलर में है तो बच्चा क्या है, ओके है, डरने की कोई बात नहीं है, 13.5 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर येलो में आ रहा है तो बी अलर्ट, किसमें के बीच में आ जाएगा, 13.5 से 12.5 के बीच में आ गया तो आपको क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। बच्चे का खान पान पे थोड़ा ध्यान देना है, बच्चे को अच्छी तरह न्यूट्रिशन देना है ताकि बच्चा माल नरिश के अंदर नहीं हो। फिर आ जाते हैं रेड कलर, अगर आ गया है
तो आपको क्या करना है, उस बच्चे में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी उसको। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, वो 11.5 से नीचे आ गया, तो बच्चा क्या हो गया, माल नरिश हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चा क्या हो गया, सीवियर माल नरिश हो गया। अगर 12.5 से नीचे आ रहा है तो क्या हो गया, माल नरिश हो गया। ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देख लेते हैं, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक होता है मरासमस और एक होता है क्वाशियोकोर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वाशियोकोर और मरासमस का। ये बातें आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मरासमस क्या होता है, क्वाशियोकोर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो है आप इमेज को देख करके आसानी से इस दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि किसको मरासमस बोलेंगे, किसको क्वाशियोकोर बोलेंगे। मैंने आपको अच्छी तरह से इमेज बेस पे ये वीडियोस प्रोवाइड किया है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा और आपको अच्छे से अच्छा क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर जो क्वाशियोकोर है और ये है मरासमस, मतलब ये बच्चा जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्वाशियोकोर का। इसमें क्या दिखता है आपको, किसी तरह की मसल वास्टिंग आप इसमें कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये बच्चा है ये क्या है, मरासमस का बच्चा है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, मसल वास्टिंग देखिए, जैसे इसकी रिब्स वगैरह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म्स वगैरह है, इसमें भी किसी भी तरह का कोई मसल्स नहीं नजर आ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, मसल वास्टिंग देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं एक एक करके इसके जो साइन सिम्टम है, कैसे देख करके पता लगाओगे कि आप ये क्वाशियोकोर है या मरासमस है। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा साइन सिम्टम इसमें क्वाशियोकोर का है और कौन सा इसमें मरासमस का है। तो आपको इसके साइन सिम्टम पता होना चाहिए। सबसे जो मेन जो साइन सिम्टम है वो है इसका कि इट डेवलप इन चिल्ड्रंस हुज डाइट्स आर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। जिनमें प्रोटीन की कमी होती है उन बच्चों में क्वाशियोकोर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटीन की, केवल प्रोटीन की अगर जिनमें कमी है तो वो क्या आ जाएगा, क्वाशियोकोर आ जाएगा। बट इन मरासमस में क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की क्या होती है, इसमें क्या होती है, कमी होती है। तो आप इसको किस तरह से याद कर सकते हो कि जैसे कि क्या है, बिल्कुल कैसा दिख रहा है आपको, मरा मरा सा दिख रहा है। मरा मरा सा दिखेगा तो मतलब क्या होगा, इसमें दोनों की कमी हो जाएगी। दोनों की मतलब कैलोरीज की कमी भी हो रही है उसमें और प्रोटीन की कमी हो रही है। तो ऐसे बच्चे में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी देखने को मिलती है, किसमें, मरासमस में। तो मैंने आपको एक जस्ट याद करने के हिसाब से बताया, वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है कि कोई किस तरह से याद करता है, कोई किस तरह से याद करता है। तो मैंने जस्ट आपको याद रह जाए ये चीजें कि मरासमस में बच्चा कैसे दिखता है, बिल्कुल मरा मरा सा दिखता है। ठीक है, तो ये फिगर देख करके आप पता लगा सकते, मतलब जान सकते हैं इसमें कि किस तरह से मरासमस का कोई बच्चा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटीन की भी कमी होती है और कैलोरीज की कमी भी होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इट अकर्स इन चिल्ड्रंस बिटवीन 6 मंथ एंड 3 ईयर ऑफ एज। मतलब ये किस में दिखता है आपको, 6 मंथ से लेकर के और 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है क्वाशियोकोर। बट जो मरासमस है वो किस में देखने को मिलता है, इज कॉमनली इन इन्फेंट और अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इनको देखने को मिलता है मरासमस ना। सबक्यूटेनियस फेट इज प्रिजर्व, इसमें सबक्यूटेनियस फेट रहता है इसमें। ठीक है, बट इसमें सबक्यूटेनियस जो फैट है वो क्या होता है, प्रिजर्व नहीं रहता है ना। ओडिमा इज प्रेजेंट, ओडिमा आपको दिख रहा है इस तरह से, देख लो स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, बट इसमें ओडिमा एब्सेंट रहता है, किसी भी तरह का कोई भी स्वेलिंग या कोई भी सूजन इसमें दिखाई नहीं दे रखा है। एनलार्जमेंट ऑफ फैटी एसिड, इसका जो फैटी लीवर है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। इसमें नो फैटी लीवर रहता है ना। रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, जो रिब्स होती है वो क्या दिख रही है, आपको इस फिगर में नहीं दिख रही है ना। ठीक है, तो इसमें रिब्स क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। पर जो मरासमस होता है इसमें क्या होता है, देखो प्रोमिनेंट है बिल्कुल, आप देख सकते, काउंट कर सकते हैं इसकी रिब्स को कितनी है इसमें। ठीक है, तो प्रोमिनेंट होती है बिल्कुल तो इसमें मरासमस में ना। ये लिथार्जिक होता है और ये क्या होता है, अलर्ट रहता है और इरिटेबल रहता है, मतलब चिड़चिड़ा सा रहता है बच्चा। और मसल वास्टिंग माइल्ड और एब्सेंट, मसल वास्टिंग इसमें कम देखने को मिलती है, पर इसमें मसल वास्टिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देख लो इसमें मसल्स है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रही मसल्स, बल्कि आपको क्या दिख रहा है इसमें, उल्टी इसकी जो रिब्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही, क्योंकि मसल्स तो है ही नहीं ना। पुअर एपेटाइटिस, इनमें भूख कम लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका। ठीक है, पुअर एपेटाइटिस, और इसमें क्या होते हैं, वोकेसिस फीडर, मतलब ये बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। इसमें तो पुअर होते हैं, मतलब भूख तो लगती है लेकिन कम लगती है इसमें। लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा
फीडर होते हैं, मतलब खाने को अगर इनको कुछ मिल जाए करें तो बहुत ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने जन्मों के ये क्या है, भूखे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये क्या होते हैं, बहुत भुक्कड़ टाइप के कह सकते हैं ना, इस तरह के होते हैं मरासमस वाले चिल्ड्रन, बहुत भूखे होते हैं ये, बहुत ज्यादा भूख लगती है इनको। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोकोर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की जगह, क्योंकि प्रोटीन की इसमें कमी है। द प्रोटीन सफरिंग फ्रॉम मरासमस, सॉरी द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मरासमस नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, सारे इसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप आसानी से देख करके इसको क्या लगा सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी इसके साइन सिम्टम है, अगर आपको वो उसके साइन सिम्टम भी और पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि क्वाशियोकोर और मरासमस के मेन फीचर्स ये भी होते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप में ये और भी है, इसके क्लिनिकल फीचर्स और भी हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वो क्लिनिकल फीचर्स और क्या क्या हो सकते हैं रिलेटेड टू क्वाशियोकोर और मरासमस। ओके, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बताऊंगी एक और इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है मरासमस और क्वाशियोकोर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप बताना इसका आंसर कि क्या होगा इसका एक और मेन जो क्लिनिकल फीचर है क्वाशियोकोर और मरासमस का। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस हमारे, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। वो हमने थोड़ा उसकी थ्योरी थी वो पढ़ना भी जरूरी था, क्योंकि वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन, हम इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपने करवा दी है। ठीक है, अब आप इसके आंसर दीजिए क्या होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो माल नरिश है उसमें कौन से आएंगे। ऑप्शन ए है 71 से 80% है, बी ऑप्शन है आपके सामने 61 से 70 है, 51 से 60 है, या फिर लेस देन 50% आता है। तो कौन से फर्स्ट ग्रेड में कौन सा माल नरिश आएगा, तो इसका राइट आंसर आपको ए है। राइट आंसर 71 से लेकर के और 81% जो है वो फर्स्ट माल नरिश होता है, फर्स्ट ग्रेड का क्या होता है, माल नरिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ माल नरिश चाइल्ड इज। क्वेश्चन समझ लिया आपने, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मतलब MUC क्या हो गया इसका, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ अ माल नरिश चाइल्ड, माल नरिश चाइल्ड है उसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितना आएगा। ऑप्शन ए है 11 सेंटीमीटर, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है बिलो 11.5 या बिटवीन 10 to 13 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हम पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। मसल वास्टिंग इन मरासमस स्टार्ट फ्रॉम, जो मसल वास्टिंग है कहाँ से स्टार्ट होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक्जिला और जो ग्रोइंग एरियाज है वहां से क्या होती है इसकी मसल वास्टिंग स्टार्ट हो जाती है मरासमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रोटीन डाइट लीड्स टू, जिसमें क्या होता है प्रोटीन की कमी होती है, उसमें क्या होता है, मरासमस होता है, क्वाशियोकोर होता है, मरासमस और क्वाशियोकोर होता है, या ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वाशियोकोर। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके जिसमें प्रोटीन की कमी होती है वो क्वाशियोकोर, और मरासमस मतलब मरा मरा है बिल्कुल, उसमें सबकी कमी है, उसकी मतलब प्रोटीन की भी कमी है, कैलोरीज की कमी है, फैट की भी कमी है, तो वो क्या हो जाएगा, मरासमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएट विद ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट, मतलब आपको ये बताना है कि ओवर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इसमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर नहीं है, वो बताना है। हाइपर विटामिनोसिस, ओबेसिटी, फ्लोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है देखो, हाइपर विटामिनोसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें विटामिन की बहुत ज्यादा मात्रा हो गई उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है, एक्सेसिव हो रहा है। फ्लोरोसिस मतलब फ्लोराइड की ज्यादा अमाउंट में डिपोजिशन हो जाए। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया किसी की कमी की वजह से होता है, ना कि किसी की एक्सेसिव मात्रा की वजह, किसी की ज्यादा अमाउंट की वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर है ऑस्टियोमलेशिया होता है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, या फिर ऑप्शन सी है इसका विटामिन B1 है, या फिर डी ऑप्शन है विटामिन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू अ कंडीशंस कॉल्ड, कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गॉइटर होता है, या फिर
एनीमिया होता है या टिटेनी होता है या स्कर्वी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, टिटेनी होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन भी साथ के साथ क्या हो, चलता रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर अक्यूट मालनरिश इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइंड। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें सीवियर अक्यूट मालनरिश को कैसे डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने, वेट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन 3। अगर उसका वेट आ रहा है एज के अकॉर्डिंग कितना, 3 से कम आ रहा है। हाइट, बी ऑप्शन है, हाइट फॉर एज के अकॉर्डिंग कितना है, 3 से कम है और ऑडिमा देखने को उसको मिल रहा है, उसको मालनरिश बोलेंगे। या फिर हाइट फॉर लेस देन 3 है और वेट फॉर हाइट कितना है, 3 से कम है और ऑडिमा भी है उसमें। या फिर डी ऑप्शन है, हाइट फॉर एज और जेड स्कोर 3 से कम है, या फिर वेट फॉर एज और ओडिमा भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो उस सीवियर अक्यूट मालन्यूट्रिशन की कंडीशन में कौन सा बच्चा आएगा, ये क्या है इसका जो स्कोर है देखने का कि किस किस तरह से इसको देखते हैं, हाइट फॉर एज होता है या वेट फॉर हाइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, हाइट फॉर एज होता है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग क्या है, उसकी हाइट क्या है, कम आ रही है, 3 से कम। और वेट कितना आ रहा है उसका, हाइट के अकॉर्डिंग क्या है, उसका वेट भी कम आ रहा है, कितना, 3 से कम आ रहा है। और उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ओडिमा भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो बच्चा होगा वो क्या होगा, सीवियर अक्यूट मालनरिश में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी हो। जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी की वजह से हो रहा है। ऑप्शन ए है थायमीन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, फोलिक एसिड और साइनाकोबालामिन। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डी इज द राइट आंसर। फोलिक एसिड और साइनाकोबालामाइन की कमी की वजह से क्या होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। फोलिक एसिड को हम विटामिन क्या देते हैं, विटामिन B9 के भी बोलते हैं, और साइनाकोबालामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन B12 के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोनों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। साइनाकोबालामिन इज कॉल्ड एज, साइनाकोबालामिन को क्या बोलते हैं, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है तो आप आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपके सामने है, विटामिन B2 है, B3 है, विटामिन B6 है या विटामिन B12 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, साइनाकोबालामाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रोमलेशिया इज सीन यूजुअली इन। ऑस्ट्रोमलेशिया किस में देखने को मिलता है, बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, अबव 5 ईयर चिल्ड्रंस में, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर्स में देखने को मिलता है, ये 12 to 14 जो ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में देखने को मिलता है। जो वुमेन्स होती हैं उनमें ऑस्ट्रोमलेशिया देखने को मिलता है, ना कि जो बच्चे होते हैं उनमें ऑस्ट्रोमलेशिया नहीं होता है। उनमें क्या होता है, रिकेट्स नामक डिजीज होती है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। बल्कि जो मदर प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेशन मदर होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रोमलेशिया देखने को मिलता है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज। आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर। विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, जॉइंडिस है, स्कर्वी है, कैंसर है या अस्थमा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा बी इज द राइट आंसर, स्कर्वी देखने को मिलती है। The minerals is essentials for healthy red blood cells and deficiency might cause anemia। आपको बताना ऐसे मिनरल्स का नाम जिसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और जो क्या काम करता है, ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स है उसको बनाने का काम भी करता है। ऑप्शन है आपके सामने कौन सा मिनरल्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है या फिर आयोडीन है या फिर क्रोमियम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आयरन। आयरन ऐसा मिनरल है जो किस काम आता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के काम आता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया भी हो जाता है। क्वेश्चन है कैसे भी घुमा फिरा के पूछ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉज, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है। तो ऑप्शन ए है टिटेनी होता है, बी ऑप्शन है इरिटेबली होता है, या जिटरनेस होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबाव होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से आपको बताना है क्या हो जाता है। तो टिटेनी का पता ही है आपको, इसमें क्या हो जाता है, टिटनेस जिसको अपन बोलते हैं, मसल्स इसमें क्या हो जाती है, एकदम से अकड़ जाते हैं, इरिटेबल चिड़चिड़ापन हो जाता है। या फिर जिटरनेस, जिटरनेस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता रहता है उसको बोलते हैं जिटरनेस। तो कैल्शियम की कमी की वजह से कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ
दोबारा क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ है और आसान है, आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर। आईसीडीएस कवर, आईसीडीएस किसको कवर करती है? अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस को कवर करती है, या एडोलेसेंस को कवर करती है, या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग जो मदर होती है उनको कवर करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबाव को कवर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम बहुत ज्यादा क्या जल्दी तो नहीं चल रहे हैं? अगर जल्दी चल रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि जल्दी चलने का मतलब ये है फास्ट, ताकि आप हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और टॉपिक भी इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, कवर कराते चलो, ताकि कोई भी टॉपिक आपका आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब आई थी? नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब आई थी? आपको बताना है इसका राइट आंसर। 1993 में आई थी, या 1905 में आई थी, या 1997 में, या 2001 में आई थी? तो इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ए है, 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आई थी। राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये डेट वगैरह आपको क्या होना, जब तक आप इनका रिवाइज नहीं करोगे आपको ये याद नहीं रहेंगे। तो बार बार क्या करते रहो, आप इनको रिवाइज करते रहो ताकि ये डेट वगैरह आपको याद रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब। जो विटामिन डी है, ठीक है, किससे मिलता है? हमें सनलाइट से मिलता है, लेकिन वो किस में हेल्प करता है? ठीक, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है, सनलाइट में हेल्प करता है, वाटर में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में, या फिर आयरन को एब्जॉर्ब करने में, या फिर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। इसलिए सुबह सुबह क्या करना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्ब हो और हड्डियां क्या हो हमारी, मजबूत हो, किसी भी तरह के रिकेट्स है, ऑस्टियोमैलेशिया जैसी बीमारियां नहीं हो। तो इस टाइम क्या है, वेदर भी अच्छा है, सर्दियां हैं, तो इस टाइम सुबह सुबह की जो सनलाइट है वो लेनी चाहिए, ना कि दोपहर की नहीं लेनी चाहिए, सुबह सुबह की लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही क्या होता है, विटामिन डी मिलता है हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फीचर्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रंस आर। अब बच्चों में जो रिकेट्स है उसके क्या फीचर्स होंगे वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है बूजिंग ऑफ हेड है, या डिलेड इरप्शंस ऑफ सेकेंडरी टीथ है, या सूडो पैरालिसिस है, या फिर लेथार्जी है। इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो आपको मैं देती हूँ इसके लिए 3 सेकंड, आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें बूजिंग ऑफ हेड, हेड क्या हो जाता है, बूजिंग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है एक तरीके से। बट जो नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन है वो क्या होते हैं, डिलेड इरप्शंस ऑफ सेकेंडरी टीथ, मतलब जो सेकेंडरी टीथ निकलते हैं उसमें देरी हो जाती है रिकेट्स की कमी की वजह से, या फिर सूडो पैरालिसिस। सूडो पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू एलिवेट द आर्म ओवर 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री तक अगर वो अपने आर्म को क्या नहीं कर पाता है, एलिवेट नहीं कर पाता, तो ऐसे जो कंडीशन हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, सूडो पैरालिसिस कहा जाता है। ये हो जाता है, या फिर लेथार्जी हो जाता है। ठीक है, लेथार्जी तो आपको पता है ये सभी को क्या होता है, बिल्कुल ऐसा बच्चा बिल्कुल एकदम सुस्त सा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, बूजिंग ऑफ हेड। नाउ ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चन। ठीक है, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताएं हैं कि क्वेश्चंस अच्छे हैं, या क्वेश्चन में और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर और क्वेश्चंस इसमें ऐड करने चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं है, या वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं है, जैसे भी आपकी ओपिनियन है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फूड बॉर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी। ठीक है, फूड बॉर्न से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो, और हमें फूड बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, या फूड बनाते टाइम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, कौन से फूड्स की कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है। ये सारी जो हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो हम सारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं करवाऊंगी, और ये पूरा टॉपिक मैं कवर करवा दूंगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। आज का वीडियो यहीं तक।